नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वेट चैनल पर। मैं सचिन शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा डिजीज ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके सिनोनियम से लेके इसके ट्रीटमेंट तक की बात करेंगे। तो चलिए भाई, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज क्या होती है? ये कॉन्टेजियस डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि ये अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में हो गया, किसी फार्म में, किसी हार्ट के एक ऑर्गेनिज्म में हो गया, बाकी में भी क्या होता है, इजिली स्प्रेड हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज बोलते हैं। और ये डिजीज कैसे होती है? क्रोनिक भी होती है। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, जो लंबे समय तक परसिस्ट करती है, लंबे समय तक बॉडी में रहती है किसी भी एनिमल की। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं। और ये किस जीनस से होती है? माइकोबैक्टीरियम जीनस से होती है। लिख देता हूँ, किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम जीनस से होती है। अब बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम जीनस के बारे में, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है भाई? नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और क्या होता है? नॉन स्पोर फॉर्मिंग, किसी प्रकार के स्पोर नहीं बनेगा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लूओमॉर्फिक, अपनी शेप को जो ऑर्गेनिज्म चेंज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूओमॉर्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूओमॉर्फिक बोलते हैं। और क्या होता है भाई? ये कोको बैसिलस शेप का होता है। क्या होता है? कोको बैसिलस शेप का होता है। कोको बैसिलस। कोकस का मतलब क्या होता है भाई? राउंड। और बैसिलस का मतलब क्या होता है? रोड शेप। तो ना ही तो ये कंप्लीटली राउंड होता है और ना ही कंप्लीटली रोड शेप का होता है। ये क्या होता है? दोनों का मिक्सचर होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोको बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोको बैसिलस बोलते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में क्या होता है? इस डिजीज में आपको बहुत सारे ग्रेनुलोमाज मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे? जैसे प्लूरा हो गया, लंग्स के प्लूरा पे हो गया, और क्या होगा? पेरिटोनियम पे हो गया। बाकी और कहाँ पे हो सकते हैं? लिम्फ नोड पे स्वेलिंग हो सकती है। ये क्या होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस में इन लोकेशन पे ग्रेनुलोमाज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे माइकोबैक्टीरियम जीनस के बारे में, ठीक है। इस माइकोबैक्टीरियम जीनस में क्या होता है? एक और खास बात होती है इसकी। इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होता है? माइकोलिक एसिड। अगर तुम ऐसा भी बोल सकते हो उसको, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है किससे बनी होती है? माइकोलिक एसिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? माइकोलिक एसिड से बनी होती है। यही माइकोलिक एसिड है जो इसको इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस देता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देता है। इसी माइकोलिक एसिड की वजह से क्या होता है, जो तुम्हारे फैगोजोम होते हैं, जो भी मैक्रोफेज क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोजोम। फैगोजोम और लाइजोजोम के फ्यूजन होने से कौन रोकता है? ये माइकोलिक एसिड ही रोकता है। कौन रोकता है? माइकोलिक एसिड ही रोकता है, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा हमने किसका? डिजीज ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। अब इसका जो पहला पॉइंट है, सिनोनियम पढ़ते हैं इसका, ठीक है। तो इसके दो सिनोनियम होते हैं। एक तो हम इसको बोलते हैं पिपरल डिजीज, दूसरा क्या होता है इसका? स्क्रोलूफा डिजीज। अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम ही कैसे पड़ा। पिपरल डिजीज का मतलब क्या होता है? पिपरल का मतलब क्या होता है? मोती। जब भी हम लंग्स में इसके लीजन्स की बात करते हैं, जो इसके अपीयरेंस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लंग्स में पर्ल लाइक नोडुल्स अपने को दिखते हैं, ठीक है। मोती जैसे नोडुल्स अपने को दिखते हैं। तो इसी अपीयरेंस की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? पर्ल डिजीज बोल दिया। और अभी बात करते हैं स्क्रोलूफा की। स्क्रोलूफा में क्या होता है? जब एशियंट पीरियड में, बहुत पुराने जमाने में, लोग क्या करते थे कि जो लोग अनपास्चुराइज्ड मिल्क पीते थे, उनके क्या हो जाता था? नेक पे स्वेलिंग हो जाता था। सर्विकल लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं उसको। लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती थी नेक पे। उसी से इसका नाम क्या आया? स्क्रोलफा डिजीज आया। बाकी उस समय लोग इसको किंग्स ईविल भी बोलते थे। क्या बोलते थे? किंग्स ईविल भी बोलते थे। इस डिजीज के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ भाई। ये आपके ICAR पीजी एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। तो इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से आपको याद करके रखना है, ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। जब भी इसकी हिस्ट्री की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही साइंटिस्ट का नाम आता है। उसका नाम क्या है? रॉबर्ट कोच। यही साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था? माइकोबैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट किया था। इसने किसको कल्टीवेट किया था भाई? माइकोबैक्टीरियम
ऑर्गेनिज्म को क्या किया था, कल्चर किया था। कल्चर करने के बाद इसने क्या किया था, ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करके दिखाई थी, किसमें, गिनिया पिग में। उसके बाद इसने क्या किया, ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करके दिखाई, किसमें, गिनिया पिग में। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जो ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग इसने किसमें डेमोन्स्ट्रेट किया था, गिनिया पिग में किया था, लेकिन डेवलप इसने नहीं की थी। ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग डेवलप की थी वॉन परकिट ने, लिख देता हूं यहाँ पे, ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग was first developed by von Perquit in 1907 में। ठीक है, ये तो हो गया भाई इसकी हिस्ट्री की। अब बात करते हैं बीसीजी के बारे में। बीसीजी क्या होता है, बेसिली कैलमेटी एंड यूरिन। बेसिली कैलमेटी यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या थी, वैक्सीन है। ये क्या है, वैक्सीन है। किसके अगेंस्ट में बनाई गई थी, टीबी के अगेंस्ट में बनाई गई थी, वैक्सीन अगेंस्ट टीबी। ये वापिस से तुम्हारा आईसीआर एग्जाम में आया था 2021 में। ठीक है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। और किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो किसने किया था, कैलमेटी और यूरिन ने। ठीक है, किसने किया था, कैलमेटी एंड यूरिन ने। ठीक है, इन 1906 में। ये जो बीसीजी वैक्सीन बनाई थी, किससे बनाई गई थी, माइकोबैक्टीरियम बोविस के स्ट्रेन से बनाई गई थी। ठीक है, उसमें क्या किया था कि इस माइकोबैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म को एटेनुएटेड करके इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। एटेनुएटेड का मतलब क्या होता है कि इस ऑर्गेनिज्म को इतना वीक बना दिया जाता है जिससे ये, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, डिजीज क्योज नहीं करता, लेकिन अपने को इससे एक फायदा हो जाता है। क्या फायदा होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है। वो ऑर्गेनिज्म इतना वीक होता है, डिजीज तो क्योज कर नहीं पाता, लेकिन उससे अपने को एक फायदा हो जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज पहले से डेवलप हो जाती है बॉडी में। जब भी रियल में ये इन्फेक्शन अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो अपने की बॉडी क्या हो जाएगी, सेफ रहेगी, अपने को ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एटेनुएटेड स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस, इससे ये क्या किया गया था, डेवलप की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस की इटियोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं अभी, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस ये किससे होती है भाई, माइकोबैक्टीरियम बोविस से होती है। किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से होती है। और जो ये बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये क्या होती है, जूनोटिक डिजीज होती है। कैसी डिजीज होती है, जूनोटिक डिजीज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकती है, ह्यूमन से एनिमल में भी ट्रांसफर हो सकती है। ह्यूमन में कौन डिजीज कोज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस दो ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं, एक तो क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम बोविस, दूसरा क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इससे भी हो सकती है। एक आपका इस पे क्वेश्चन आया था आईसीआर एग्जाम में, आईसीआरपीजी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा नो। हम सिर्फ क्लिनिकल साइन और जनरल पैथोलॉजीज के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। क्लिनिकल साइन और जनरल पैथोलॉजी के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करना टफ है। हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फिर लैब टेस्ट से, ऑर्गेनिज्म को कल्चर करके, पीसीआर टेक्निक से, और भी अदर बायोकेमिकल टेस्ट है जो हम आगे डायग्नोसिस में पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। जो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये वाइडली स्प्रेडेड डिजीज है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में लार्ज अमाउंट में देखी जाती है भैया। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि हम कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा इसका क्या रीजन है कि अनपास्चराइज्ड मिल्क का। और क्या रीजन हो सकता है इसका, क्लोज कांटेक्ट में आ जाना एनिमल और ह्यूमन का, क्योंकि कौन सी डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है। यार कि मैंने एक पीछे एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें क्या था कि इंडिया में जो सबसे मैक्सिमम डेथ का रीजन है ना, वो ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है,
तो ये किस वजह से हो रहा है, नहीं तो कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं अनपास्चराइज्ड मिल्क और क्लोज कॉन्टैक्ट ह्यूमन और एनिमल का, ये इसका क्या है, मेन रीजन है। अभी हमने देखा कि बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस की इटियोलॉजी के बारे में, इसमें दो ऑर्गेनिज्म इसका क्या मेन रीजन है, एक तो माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिज्म की इटियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। डॉग में किससे हो सकता है, ये डॉग में होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है बोलो भाई, डॉग में इसका मेन रीजन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस हो सकता है, और काफी डॉग्स में ऐसा देखा गया है कि माइकोबैक्टीरियम एवियम, इससे भी क्या हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से भी ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिली है। उसके बाद बात करते हैं हम हॉर्स की। हॉर्स में मेन रीजन क्या है, कोई बता सकता है हॉर्स में मेन रीजन क्या है ट्यूबरकुलोसिस का? हॉर्स में मेन रीजन है कि माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम एवियम, और ये किससे हो सकती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से ही होती है, ठीक है। अब एवियम की बात करते हैं, एवियन स्पीसीज बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स में किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम एवियम से ही ये डिजीज कोज होती है। ये तो अभी बात की हमने इटियोलॉजी की, अब आगे बढ़ते इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें तो भाई क्या होगा बोलो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पहला क्या होता है, इनहेलेशन। इनहेलेशन से भी क्या हो सकता है, ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, रेस्पिरेटरी रूट से भी जा सकती है। दूसरा क्या होता है, इंजेक्शन, कंटेमिनेटेड फीड से एक इन्फेक्टेड एनिमल से दूसरे नॉन इन्फेक्टेड एनिमल में क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तीसरा क्या होता है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, मिल्क इंडस्ट्री में मिल्क प्रोडक्ट के साथ, मान लो किसी एनिमल में है ट्यूबरकुलोसिस, वो उसके प्रोडक्ट में आ गई, प्रोडक्ट से किस में ट्रांसमिट होगी, ह्यूमन में ट्रांसमिट होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल जूनोसिस बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल जूनोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका ICAR PG 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार का जूनोसिस शो करता है, तो आपको क्या बता देना, ऑक्यूपेशनल जूनोसिस शो करता है, ठीक है। अभी बात होगी इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। अब आगे बढ़ते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, उसको अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक। देखो दोस्तों, अभी पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि कोई सोर्स से हम एक्सपोज हो गए, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्रोसोलाइजेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अभी ये टर्म देख के घबराना मत, बिल्कुल सिंपली होती है। मान लो जो भी लार्ज ड्रॉपलेट होते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेस देन 5 mm में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोलाइजेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया हमने इनहेल कर लिया, इनहेल करने के बाद कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके क्या करेगा, वहां के मैक्रोफेज में जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। वहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, लीजन्स क्रिएट कर देगा, ग्रेनुलोमेटस लीजन क्रिएट कर देगा, ग्रेनुलोमा बना देगा वहां पे, ठीक है। और आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, जैसे अपन ने पहले क्या किया, इनहेल किया, इनहेल करने के बाद कहाँ पे गया, एयरवे में गया, एयरवे में भी कहाँ पे गया, एयर सैक पे गया, ठीक है, लंग्स के एयर सैक में गया, वहां पे ब्रोंकियल और थोरेसिक लिम्फ नोड होती है, वहां जाके बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में पीछे दो रूट ऑफ इन्फेक्शन बताए थे, एक बताया था इनहेलेशन, दूसरा क्या बताया था, इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन के थ्रू जाता है तो उसकी बात करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जाएगा तो बैक्टीरिया कैसे अपने बॉडी में एंटर कर सकता है, कंटेमिनेटेड फीड के थ्रू, वाटर के थ्रू या मिल्क के थ्रू अपनी बॉडी में क्या जा सकता है, एंटर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो मिल्क हो गया, और क्या हो गया, वाटर हो गया। अगर इंजेक्शन की बात करता हूं मैं, इंजेक्शन के थ्रू जाए तो ये मैंने ऊपर की कहानी का किसकी बताई है, इनहेलेशन की। अगर इनहेल के रूट से जाता है तो, अगर इंजेक्शन के रूट से जाएगा तो कैसे जाएगा वो देखते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, मिल्क हो गया, कंटेमिनेटेड मिल्क, वाटर, और क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, फीड, ठीक है। इनसे क्या हो जाएगा, अपनी बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी में एंटर करने के बाद कहां पे जाएगा, प्राइमरी साइड क्या होगी इसकी, बोलो, इसकी प्राइमरी साइड क्या हो जाएगी, फेरेंजियल लिम्फ नोड, थ्रोट, गले में, यहाँ पे क्या होती है, फेरेंजियल
लिम्फ नोड होती है। दूसरा क्या होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन सी लिम्फ नोड होती है, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड होती है, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ पे जा सकता है, इंटेस्टाइन में, वहां पे क्या होती है, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड होती है, ठीक है। वहां जाके प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा। दूसरा आपको एक टर्म ध्यान देनी पड़ेगी जो आपके एग्जाम में आ सकती है बार बार, गोन्स फोकस किसको बोलते हैं, वो आपको समझाता हूँ। गोन्स फोकस, देखो आपने दो रूट पढ़े अभी, इनहेलेशन रूट, दूसरा कौन सा, इंजेक्शन रूट, ठीक है। यहाँ से इनहेलेशन में जो प्राइमरी साइट हो गया अपने पास क्या हो गया बोलो, वहां पे प्राइमरी साइट क्या हो गया है, ब्रोंकियल और थोरेसिक लिम्फ नोड होगी ना, ठीक है। उसके अलावा फेरेंजियल लिम्फ नोड होगी, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड होगी, प्राइमरी साइट्स है जहाँ पे सबसे प्राइमरी जो सबसे शुरू में जो बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्वेड करेगा और वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद क्या बना देगा, ये ट्यूबरकल बना देगा। अब ट्यूबरकल कैसे बनते हैं, जब भी इम्यून रिस्पॉन्स करती है बॉडी, जब भी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करेगी तो क्या बना देगी, ट्यूबरकल बना देगी। क्या बना देगी भाई, ट्यूबरकल बना देगी। और जो भी प्राइमरी साइड पे ट्यूबरकल्स बनते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गोन्स फोकस बोलते हैं। ये प्राइमरी साइड मैंने आपको बता दी, जब इंजेक्शन और इनहेलेशन के थ्रू इन रूट पे पहुंचता है, ये हमारी प्राइमरी साइट है। इन प्राइमरी साइट पे जाके ये बैक्टीरिया क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसके रिस्पॉन्स में क्या करती है बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। वहां पे क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे प्राइमरी ट्यूबरकल्स बन जाएंगे। वे ट्यूबरकल्स के कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, गोन्स फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गोन्स फोकस बोलते हैं। शायद आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये हो गया अपनी प्राइमरी इन्फेक्शन, कि प्राइमरी साइट पे यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा। उसके बाद क्या करता है कि भैया पोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन भी बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इसकी प्राइमरी साइट है ना, यहाँ से बैक्टीरिया क्या करेगा, डिसेमिनेट करेगा, यहाँ से डिसेमिनेट करेगा और इनिशियल इन्फेक्शन साइट से कहाँ पे पहुंच जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। लिम्फ नोड से जो प्राइमरी लिम्फ नोड है ये इसके ड्रेनेज सिस्टम से कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये बोलो भाई, इसके ड्रेनेज सिस्टम से कहाँ पे पहुंच जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। और जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, डिफरेंट ऑर्गन में क्या क्रिएट कर देगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। समझ में आया भाई आपको इतना, डिफरेंट ऑर्गन में क्या क्रिएट करेगा, इन्फेक्शन। वहां पे क्या कर देगा, इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। वो कब हो पाता है, जब अपनी बॉडी वीक होती है, इम्यून सिस्टम अपना क्या होता है, वीक होता है। वीक होने के कारण ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लिम्फ नोड से क्या कर जाएगा, ड्रेन होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से क्या जाएगा, अदर ऑर्गन्स में फैल जाएगा। वहां पे जाके क्या करेगा, ट्यूबरकल और ग्रेनोमा फॉर्म करेगा, ठीक है। ये तो हो गया अपनी पैथोजेनेसिस की कहानी। और इसमें मैंने आपको एक गोन्स फोकस भी बताया। गोन्स फोकस क्या होगा, जब भी प्राइमरी साइट पे जाएगा वहां पे ट्यूबरकल क्रिएट करेगा। जो ट्यूबरकल क्रिएट किए इसने, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, गोन्स फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोन्स फोकस बोलते हैं। अब इस पैथोजेनेसिस की इंपोर्टेंट चीज आपको, जो स्पेशल पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके पॉइंट क्या है कि भाई देखो, जो माइक्रोबैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है इसकी एबिलिटी होती है कि मैक्रोफेज से बच पाता है। ये मैक्रोफेज इसको मार नहीं पाती, ये रजिस्ट करता है अपने आप को मरने से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करता हो जाता है। मल्टीप्लाई करके क्या बना लेता है, ग्रेनुलोमा बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, ग्रेनुलोमाज बना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है, इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। ये प्रभु, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, ये क्या सुन लिया मैंने, है ना, ये ध्यान में आ रहा होगा भाई। इनफिल्ट्रेशन कुछ नहीं होता भाई, इम्यून सेल एक्यूमुलेट हो जाती है, जुड़ जाती है वहां के, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्रोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। ऐसे आपस में बहुत सारी सेल मिलकर लेगांस सेल बना लेती है। अभी आगे बताऊंगा लेगांस सेल्स क्या होती है, ठीक है। नेक्रोसिस होके क्या बना लेंगी, लेगांस सेल्स बना लेंगी। उसके बाद फिर फाइब्रस कनेक्टिविटीज होके जुड़ जाते हैं, ऐसे एक क्रोनिक स्टेट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, क्रोनिक स्टेट को क्रिएट कर देते हैं, ठीक। एक हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, कोड फैक्टर माइकोलिक एसिड, पढ़ा था ना एक पीछे, उसी के रिलेटेड एक टर्म आ गई अभी, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वाल में क्या होता है, एक तो कोड फैक्टर होता है, दूसरा क्या होता है बोलो। फर्स्ट क्या होता है, कोड फैक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, लिपोरेबिनोमेनन, ठीक है। अब कोड फैक्टर में क्या होता है, टीडीएम होता है। क्या होता है भाई, टीडीएम होता है।
मेरे को ऐसा लगता है कि आपको टीडीएम की फुल फॉर्म पता होगी, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेहेलोज 66 डाइमाइकोलेट। ठीक है, यही क्या करता है, वायरुलेंस क्रिएट करता है इस बैक्टीरिया में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है और क्या बना देता है, ग्रेनुलोमा। ठीक है, लिख देता हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा। बताया था ना पीछे, कोड फैक्टर क्या होता है, इसमें माइकोलिक एसिड होता है। ठीक है, माइकोलिक एसिड क्या करता है, फैगोसोम और लाइसोसोम के फ्यूजन को रोकता है, इसलिए एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है वायरुलेंस। ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद बात करते हैं लिपोरेबिनोमेनन, ये क्या सिक्रेट करता है, टीएनएफ अल्फा, शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा। ये क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ये क्या करता है, किसको ट्रिगर करता है भाई, ये टीएनएफ इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। किसको ट्रिगर करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। और क्या क्रिएट कर देता है, ये इन्फ्लेमेशन। और किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, बोलो, फीवर, वेट लॉस, टिश्यू डैमेज, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टीएनएफ अल्फा। फीवर, और बोलो क्या होता है, फीवर हो गया, दूसरा क्या होगा, वेट लॉस हो गया, और क्या करता है, टिश्यू डैमेज। इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लिपो एरेबिनोमेनन, जो क्या सिलेक्ट करता है, टीएनएफ। ठीक है, ये तो कहानी होगी अपनी भाई पैथोजेनेसिस की। अब इसके एक दो स्पेशल पॉइंट और बताता हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए, लेगांस सेल्स आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। ये आया था ICAR PG 2017 में आया था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैक्रोफेज आपस में फ्यूज होके क्या बना देती है, बिग सेल्स। इन्हीं को सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेगांस सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है किस शेप में अरेंज हो जाता है, और सू शेप्ड में अरेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया था इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और किस प्रकार की नेक्रोसिस करता है टिब्बी, टिब्बी बोलो किस प्रकार की नेक्रोसिस करता है, ये करता है कैसियस नेक्रोसिस, चीज लाइक नेक्रोसिस। ठीक है, और किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें, डिले टाइप की, डिलेड टाइप या टाइप 4 भी बोलते हैं, जैसे हम इसको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, और गोन्स कॉम्प्लेक्स तो मैंने अभी बताया था क्या होता है, गोन्स कॉम्प्लेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। ये कब होता है, प्राइमरी टीबी होती है ना, जब अभी बताया था प्राइमरी लोकेशन पे जब भी इंफेक्शन हुआ था तो वहां पे क्या बनाया था, गोन्स फोकस बनाया था। उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, गोन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लीजन्स के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लीजन्स किसके। ठीक है, पहला लीजन्स हम पढ़ते हैं, पहला क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स। इसका मतलब क्या होता है, इसके नाम में ये सॉलिड। वैसे लंग्स कैसा होता है, नॉर्मल लंग्स कैसा होता है, सॉफ्ट और स्पंजी टिश्यू होते हैं ना लंग्स में, बोलो, सॉफ्ट एंड स्पंजी टिश्यू होते हैं वैसे तो। अब ये रिप्लेस हो जाते हैं सॉलिड मास से। ठीक है, तो लंग्स कैसा दिखने लग जाता है, फर्म एंड सॉलिड अपने को लगने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ट्यूबरकल्स दिखेंगे, कहाँ पे दिखेंगे, लंग्स, लंग्स में दिखेंगे। और कैसा दिखेगा अपने को, चीजी मास दिखेगा। उन ट्यूबरकल्स में कैसे दिखेगा, चीजी मास दिखेगा। अभी पीछे पढ़ा था ना कैसी नेक्रोसिस होता है, उसमें चीजी नेक्रोसिस, कैसियस नेक्रोसिस होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, अपने को ट्यूबरकल्स मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, लंग्स में मिलेंगे, स्प्लीन में मिलेंगे, लिम्फ नोड में मिलेंगे। कहाँ नहीं मिलेंगे वो भी ध्यान रखना है, कहाँ नहीं मिलेंगे भाई, स्केलेटल मसल्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये तो अभी बता दिया मैंने,
प्लूरा और मीजेंट्री पे क्या मिलेंगे, ट्यूबरकल मिलेंगे, तो अपने को पहले से ही पता है। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि हम एसिड फास्ट स्टेनिंग और जील नील्सन स्टेनिंग का यूज करते हैं। इसमें से देखो सबसे पहले क्या होता है, एक स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर अपन ने स्मीयर बनाएंगे स्पूटम से। ठीक है, स्पूटम क्या होता है, एक म्यूकस फ्लूइड होता है जो लंग्स से है अपने, उसका अपन ने स्मीयर बना लिया। स्मीयर बनाने के बाद उसको एयर ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसके ऊपर क्या डालते हैं, कार्बोल फ्यूजन डालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको वॉश आउट करते हैं। फिर क्या करते हैं बोलो, डीकलराइज करते हैं उसको। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको, बोलो, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको काउंटर स्टेनिंग करते हैं, और अपने को फिर माइक्रोस्कोप में माइकोबैक्टीरियम रेड नजर आते हैं। तो इसमें अपने को माइकोबैक्टीरियम कैसे नजर आएंगे, रेड नजर आएंगे भाई, आपको बस ये याद रखना है। और कल्चर मीडिया की बात करें तो इसमें हम मेनली क्या यूज करते हैं, डोरसेट एग मीडिया यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एग होता है, और क्या होता है इसमें, ग्लिसरॉल होता है, और क्या होता है, सोल्ट्स होते हैं, मेलाचेटिग्रीन होता है, और डिस्टिल वाटर होता है। इसमें कौन ग्रो करता है, माइकोबैक्टीरियम ग्रो करता है। मेनली हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के लिए यूज करते हैं, इसकी ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं। एक और चीज पॉइंट आप ऐड करना चाहो तो इसमें पीसीआर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और जो इसका मेनली जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो टेस्ट क्या होता है, इंट्राडर्मल टेस्ट बोलते हैं उसको, या ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, या मोनटेक्स्ट टेस्ट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पीपीडी भी बोलते हैं। पीपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल होता है, एक डबल होता है। सिंगल में हम क्या करेंगे, 0.5 ml ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग, जो अपने शुरू में पढ़ी थी जब हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे ना, जब अपन ने पढ़ी थी, उसमें हम क्या करते हैं, 0.5 ml ट्यूबरकुलिन लेंगे और किस में इंजेक्ट कर देंगे, डर्मिस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम रिएक्शन नोट करते हैं 48 से 72 आवर के बीच में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन नोट करते हैं। ठीक है, जहां भी अपन ने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट मेनली कहाँ पे करते हैं, नेक, कोडल फोल्ड बोलते हैं इसको, कोडल फोल्ड पे हम क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपने को 48 से 72 आवर के बीच में अपने को क्या दिख जाएगी, वहां पे स्वेलिंग, और क्या दिख जाएगी, रेडनेस। लेकिन ये जो टेस्ट होता है सिंगल, ये पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरियम बोविस के लिए नहीं होता। ठीक है, इसमें हमने देखा गया कि माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस हो गया, एवीएम हो गया, और क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन केस में भी अपने को क्या हुआ कि रिएक्शन देखने को मिलती है। तो पर्टिकुलर हम एक के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर पर्टिकुलर किसी एक के लिए यूज करना तो हम क्या यूज करते हैं, डबल इंट्राडर्मल टेस्ट, स्कोर क्या बोलते हैं, स्टोरमोंट टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें डबल का मतलब क्या हो गया, वहां पे 0.5 लिया था, यहाँ पे उसका डबल कितना हो जाएगा, 1 ml लेंगे। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे किसमें, सेम डर्मिस के अंदर, नेक और कोडल फोल्ड पे हम इसको जनरली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन में क्या आएगा, एक पी साइज का अपने को क्या दिख जाएगा, ट्यूबरकल दिख जाएगा, वहां पे स्वेलिंग दिख जाएगी। ये मेनली किसमें होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस के अंदर होता है। ठीक है, उसकी डायग्नोसिस के लिए। और ये हम दो बार इंजेक्ट करते हैं, एक बार तो हम कब करेंगे, फर्स्ट बार इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कब इंजेक्ट करते हैं इसको, बोलो, इसको इंजेक्ट करते हैं 48 आवर के बाद सेम साइड पे। सेकंड डोज हम कब देंगे, 48 आवर के बाद सेम साइड पे। ठीक है, और 72 आवर जब हमने फर्स्ट डोज दी उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे रिएक्शन। ठीक है, अपने को क्या दिख जाएगा, पी साइज की स्वेलिंग दिख जाएगी। ठीक है, पी साइज की स्वेलिंग दिख जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल इंट्राडर्मल टेस्टिंग। अब लास्ट पॉइंट दोस्तों पढ़े तो अभी ट्रीटमेंट रह गया अपना, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसका मेनली कोई माइकोबैक्टीरियम बोविस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता नहीं है। ठीक है, इसका क्यों रीजन है कि इसका ट्रीटमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है, एक तो पब्लिक हेल्थ रिस्क होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड और कॉस्टली मेडिसिन होती है, इसमें ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, तीसरा हम बात करें तो इसमें क्या डेवलप हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम जैसे कैट की बात करें तो कैट में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, रिफेम्पिसिन।
ठीक है, ये मेडिसिन हम कैट में देते हैं और काफी बार हमने देखा है फील्ड में कि इंड्रोफ्लोसासिन भी यूज करते हैं, ये मेडिसिन भी यूज करते हैं। मेनली इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट अपने पास है नहीं, ठीक है, उसके रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने बात की डिजीज ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अब धीरे धीरे सीरीज में आप बने रहिए, बाकी सभी डिजीज भी आती रहेंगी टाइम के साथ साथ। धन्यवाद, जय हिंद।